क्रीप क्रीप क्या है, एक तरह की डिफॉर्मेशन है। जैसे इलास्टिक स्ट्रेन आता है, वो भी एक तरह का स्ट्रेन है। मतलब जो अगर क्यूब की बात करें, उस पर कंप्रेशन लगाने के कारण जैसे उसकी हाइट में चेंज होता है ना, घटती है, इसी तरीके से अगर मैं उसी क्यूब पर लोडिंग को मैं मान के चलो 1 साल तक रख रहा हूँ, तो एक तो जो उस पर एक्चुअल लोड की वजह से वो जितना स्टार्टिंग में कंप्रेस होगा, उसके साथ साथ वो जो कंटिन्यूस उसके ऊपर लोडिंग रखी है वो काफ़ी लंबे समय तक डेड लोड के फॉर्म में, या लाइव लोड भी काफ़ी लंबे समय तक रखा है, उसके कारण जो डिफॉर्मेशन आता है वो क्या है, क्रीप कहलाता है। क्रीप भी क्या है, एक डिफॉर्मेशन है। किसके कारण होता है, जब कोई भी लोडिंग लंबे ड्यूरेशन तक, बहुत लंबे समय तक रखी रहा होती है, तो क्या होता है, मेरा क्रीप आ जाता है। डेफिनेशन क्या है, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन, मतलब किसके टाइम पे डिपेंड करती है, डिफॉर्मेशन है वो भी किस पे डिपेंड करती है, टाइम पर, ड्यू टू कंटिन्यूस स्टैटिक लोडिंग। जो स्टैटिक लोडिंग है वो रखी हुई है काफ़ी लंबे समय तक, तो उसके कारण जो डिफॉर्मेशन होता है वो क्रीप कहलाता है। और एक्टिंग ऑन इलास्टिक मटेरियल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ गया। लंबे समय तक कोई भी किसी भी मेटेरियल पे अगर कोई लंबे समय तक एक स्टैटिक लोडिंग रखी हुई है, उसके कारण जो डिफॉर्मेशन आता है वो क्या कहलाता है, क्रीप कहलाता है। ठीक है। क्रीप जो निकालने के, क्रीप स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, तो क्रीप स्ट्रेन बराबर होता है इलास्टिक स्ट्रेन इन दो क्रीप कोफिशिएंट। जो इलास्टिक स्ट्रेन तो निकाल ही लेते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला है जो भी पीछे पड़ा था, ई सी बराबर क्या होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के, जो कोड ने रिकमेंडेड किया है। हालांकि हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, डिस्कस कर चुके हैं, पर अभी कौन सा 5000 अंडर रूट एफ सी के, इसके थ्रू हम ई सी निकाल लेंगे, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी या इलास्टिक स्ट्रेन निकाल लेंगे। फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्रीप कोफिशिएंट से। क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, क्रीप कोफिशिएंट डिपेंड करता है टाइम पर। अगर तुम्हारी लोडिंग 7 डेज़ के लिए रखी हो, तो वहाँ पे जो ये लगा टाइम आफ्टर कास्टिंग ऑफ कंक्रीट व्हेन लोडेड फर्स्ट टाइम लोड किया, उस 7 दिन तक उस पर लोडिंग रखी गई, तो क्रीप कोफिशिएंट अब 2.2 रहेंगे, ऐसा कोड रिकमेंडेड करता है। क्लोज नंबर में लिखना भूल गया, तो कोड में मिल जाती है, सारी वैल्यू कोड में गिवन है। और 28 डेज में जब करेंगे तो 1.6 होगा, 1 ईयर में करेंगे तो जो क्रीप कोफिशिएंट लेना है 1.1। तो तुमने एक चीज़ देखी, क्रीप कोफिशिएंट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वो क्रीप कोफिशिएंट घटता जा रहा है। घटने का कारण ये है कि जो डिफॉर्मेशन तो आ रही है उसमें, पर जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो स्लोली जितना टाइम खिंचता चले जाएगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम होती चली जाएगी। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को क्या ये क्रीप कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन वहाँ पे क्या हो रही है, धीमे धीमे कम होती जा रही है, और जिसके कारण वो क्रीप कोफिशिएंट भी कम होता जा रहा है। तो क्रीप कोफिशिएंट को कैसे एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझा देता हूँ। यहाँ पे मान के चलो मेरा कोई ये कंक्रीट का ब्लॉक है, ये कोई फिक्स जगह पे कंक्रीट का ब्लॉक इस तरीके से मेरा क्या है, लटका हुआ है। ठीक है, लटका हुआ, उस पर मैंने एक लोड लगा दिया इस तरीके से, ये लोड लगा दिया पी। अब ये लोडिंग लगाने के कारण जब जैसे ही मैंने लोडिंग लगाई, इसमें कुछ स्ट्रेन आएगा, कुछ इसकी लंबाई में चेंज होगा, खींचेगा। तो जैसे ही खिंचा तो मान के चला थोड़ा सा खिंच गया, ये कितना खिंचा, dx, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये क्या होगा, dx खिंच गया। तो ये वाली जो डिफॉर्मेशन है लोडिंग लगाने के तुरंत बाद आ गई, जितना भी खिंचा तो वो कितना है, dx खिंचा। ये मेरी डिफॉर्मेशन कौन सी है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। तो टोटल लंबाई l है, लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया, dx, तो l प्लस dx टोटल लेंथ होगी। तो स्ट्रेन कैसे निकालता हूँ, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ हो, तो लेंथ में कितना चेंज हुआ, dx, और अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी एल, तो ये मेरा क्या निकल के आया, डी एक्स अपॉन एल क्या निकल के आएगा, स्ट्रेन निकल के आएगा। और ये स्ट्रेन कौन सा, इलास्टिक स्ट्रेन है, लोडिंग के तुरंत बाद निकल के आया। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे डी एक्स के थ्रू मेरे क्या निकल के आएगा, इलास्टिक स्ट्रेन, तो ये मैंने मेंशन किया डी एक्स अपॉन एल मेरा कौन सा है, इलास्टिक स्ट्रेन है। ठीक है, अब वो लोडिंग क्या रही, ये काफ़ी लंबे समय तक रखी 1 साल तक। तो मैंने यहाँ पे पहले तो 1 साल तक रखी, तो 1 साल तक रखने के बाद कुछ उसमें और स्ट्रेन आया, लोडिंग की वजह से तो इलास्टिक स्ट्रेन आया, पर वो जो कंटिन्यूसली वो लोड लगा ही रहा है इस पर, जो पी लोड हमने लगाया था, ये जो पी लोड कंटिन्यूसली जो काफ़ी 1 साल तक रखा ही रहा है स्टैटिक फॉर्म में, तो उसकी वजह से उसमें और स्ट्रेन आया है, जिसे हम बोलते हैं टाइम टेकिंग जो डिफॉर्मेशन होती है उसे क्रीप बोलते हैं ना। तो इसको हमने जो टाइम के साथ जो डिफॉर्मेशन आता है उसे क्रीप बोलते हैं। तो जब 1 साल तक वो स्टैटिक लोडिंग ऐसी रखी रही काफ़ी लंबे टाइम तक, 1 साल तक, तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन आया वो क्या है, क्रीप डिफॉर्मेशन है। उसकी वजह से जो स्ट्रेन निकल के आएगा वो क्रीप स्ट्रेन निकल के आया। 1 साल तक इतना आ गया। अब धीमे धीमे 1 साल तक जनरली 75% क्रीप डिफॉर्मेशन आ जाता है। धीमे धीमे 2 साल के लिए और बढ़ा, 4 साल के लिए और बढ़ा, 50 साल के लिए और बढ़ा, और 100 साल के लिए और बढ़ गया। तो 75% जो क्रीप डिफॉर्मेशन है वो 1 साल के अंदर आ जाता है, और बाकी धीमे धीमे बढ़ता रहता है। तो 40 साल 50 साल तक वो 99% क्रीप डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो इस वजह से जो धीमे धीमे जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है
वो देखो 1 साल में तो कितना ज़्यादा बढ़ा, इतना बढ़ गया, उसके बाद कम 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 कितना धीमे धीमे, और 1 साल तक इतना है, और जब बाकी के 1 से लेकर 100 साल तक इतना है। तो लगा लो तो जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन वो धीमे धीमे कम होता चला, कम डिफॉर्मेशन आया, अगले 1 साल में और कम आया, अगले 1 साल में उससे भी कम आया, अगले 1 साल में और उससे भी कम आया। तो ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है, टाइम के साथ साथ कम होता चला गया। तो यही है कि पहले लोड लगने के बाद इलास्टिक डिफॉर्मेशन आता है, तो उससे निकाल लेते हैं कि कितना आया, वो इलास्टिक स्ट्रेन निकालिए। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, तो मैंने मान के चला टोटल 100 सालों तक के लिए वो लोडिंग रहेगी, उसके कारण क्या है, कुछ स्ट्रेन आया, तो वो स्ट्रेन मतलब जो उसकी लंबाई में चेंज हुआ, वो क्रीप के कारण कितना हुआ, इतना हुआ। ऐसे मैंने मान दिया डी वाई मैक्स, क्या लिख लिया, डी वाई मैक्स, मैक्स से मैक्स जितना आना था 99% 100 सालों के अंदर आ गया। तो ये क्या है, मैक्सिमम क्रीप डिफॉर्मेशन, डी वाई मैक्स क्या है, मैक्सिमम क्रीप डिफॉर्मेशन, लंबाई में इतना चेंज हुआ, किसकी वजह से, क्रीप की वजह से। क्रीप क्यों आता है, इसे याद रखो, वो स्टैटिक लोडिंग, मतलब वही लोडिंग काफ़ी लंबे समय तक रखी हो, तो जो उसके कारण जो डिफॉर्मेशन होती है तो वो क्रीप कहलाती है। सेम अमाउंट में अगर वो लोडिंग हटा दी जाए, तो जिस तरीके से वो क्रीप डिफॉर्मेशन हुई, वो रिकवर भी उसी तरीके से उतनी लंबे टाइम में मतलब सेम रेशियो में रिकवर नहीं करेगी, पर वो भी टाइम टेकेंगे रिकवर। अगर तुम लोडिंग हटा दोगे तो जितना क्रीप 1 साल के अंदर आया है, उतना ही धीमे धीमे वो अपने आप क्रीप खत्म होता चला जाएगा, अगर तुम स्टैटिक लोडिंग को हटा दोगे, वो दिखाऊंगा पीछे। तो मैक्सिमम जैसे हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन में कितना आया था, डी एक्स आ रहा था, जो हमारा डिफॉर्मेशन कितनी आ रही थी, डी एक्स आ रही थी, यहाँ पे डी वाई मैक्स निकल के आ रही है। तो ये क्या, मैक्सिमम क्रीप डिफॉर्मेशन। तो मैं क्रीप स्ट्रेन कैसे निकालूंगा, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन कितना, मतलब चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डी वाई मैक्स, मैक्सिमम कितना हुआ, डी वाई मैक्स, मैक्सिमम से ले रहा हूँ, मैक्सिमम 100 सालों तक हमारा 99% 99 तो आ जाता है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी, एल। तो ये जो मेरा स्ट्रेन निकल के आएगा, ये जो एप्सिलॉन स्ट्रेन निकल के आया, ये मेरा स्ट्रेन कौन सा निकल के आया, क्रीप स्ट्रेन निकल के आया, ठीक है। इलास्टिक स्ट्रेन क्या निकल के आया था, डी एक्स अपॉन एल, इलास्टिक स्ट्रेन, और क्रीप स्ट्रेन क्या, डी वाई मैक्स अपॉन एल निकल के आया। समझ में आ गया दोनों स्ट्रेन कैसे कैसे निकल गए। क्रीप टाइम टेकिंग, टाइम डिपेंडेंट है, तो वो टाइम डिपेंडेंट का फैक्टर किस तरीके से कंसिडर करते हैं वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये तो मैं समझ में आया, क्रीप स्ट्रेन कैसे निकालना है, क्रीप और इलास्टिक स्ट्रेन कैसे निकालना है। अब बात करते हैं क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि क्रीप कोफिशिएंट, अगर इसी फॉर्मूले से बात करूँ, क्रीप स्ट्रेन क्या होता है, इलास्टिक स्ट्रेन तो क्रीप कोफिशिएंट। तो अगर यहाँ से क्रीप कोफिशिएंट थीटा निकालो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्रीप स्ट्रेन, ये क्या चला जाएगा, इक्वल से इधर चला गया, तो अपॉन में चला जाएगा, तो क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन निकल के आ जाएगा। तो क्रीप कोफिशिएंट क्या है, इलास्टिक स्ट्रेन अपॉन क्रीप स्ट्रेन, सॉरी क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। तो इसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया। तो थीटा क्या है मेरा, ये रहा कि थीटा क्या है, मैक्सिमम क्रीप स्ट्रेन, मैक्सिमम से लेके मैक्स से मैक्स कितना आ सकता है अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। तो क्रीप स्ट्रेन कितना आया था, डी वाई मैक्स अपॉन एल, तो ये रहा डी वाई मैक्स अपॉन एल अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन कितना, डी एक्स अपॉन एल। तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया, डी वाई मैक्स अपॉन डी एक्स बचा। तो ये मेरा निकल के आ गया थीटा बराबर डी वाई मैक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब अगर इसको और फर्दर सॉल्व करूँ तो क्या निकल के आ गया, डी वाई मैक्स बराबर थीटा इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो थीटा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट इलास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब जो डी मैक्स होगा, जो क्रीप डिफॉर्मेशन होगा, क्या होगा, क्रीप डिफॉर्मेशन होगा। ये जो डी वाई मैक्स क्या है, क्रीप डिफॉर्मेशन है ना, चेंज इन लेंथ है, वो क्या होगा, डी एक्स का थीटा टाइम्स होगा, कितना, डी एक्स का थीटा टाइम्स होगा। ये हमारे जो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आया, ये कैसे कर रहा है, डी एक्स का थीटा टाइम होगा। डी एक्स हम कैसे निकालते हैं, अगर लोडिंग से अगर निकालना हो तो कैसे निकलता है, पी एल ओवर ए। अगर हमारा वो इलास्टिक रेंज के अंदर है, पी मतलब लोड कितना, एल कितना उसकी लंबाई है, एरिया कितना उसकी क्रॉस सेक्शन है, ई मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कितनी है कंक्रीटिंग। अगर लीनियर इलास्टिक रेंज के अंदर है तो इससे हमारा डी एक्स निकल जाएगा, तो वहाँ से डी वाई मैक्स हम निकाल सकते हैं, क्रीप कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा निकल के आया डी वाई मैक्स बराबर डी इंटू डी थीटा एक्स, ये क्या शो कर रहा है, क्रीप डिफॉर्मेशन बता रहा है कि क्रीप डिफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं किसके टर्म में, डी एक्स इलास्टिक स्ट्रेन के टर्म में, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के टर्म में, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म हमारा वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, कितना होता है शॉर्ट टर्म में लीनियर इलास्टिक रेंज के लिए, इसी बराबर 5000 रूट एफ सी के, जो कि होता है स्ट्रेस अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये होता है, बढ़ते हैं आगे।
शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी बता दी। अब बात करते हैं ईसी बराबर, जैसे हमारा क्या था मैंने बताया था शॉर्ट टर्म है, तो ईसी बराबर 5000 अंडर रूट एफ सी के बराबर पी ए अपॉन डी एक्स अपॉन ए एल। तो ये पी ए अपॉन डी एक्स अपर एल एल कैसे निकल के आया, एक सेकेंड बताता हूँ। अरे अरे तो ये जो हमारा ईसी निकल के आया है वो कैसे निकल के आया है, ईसी बराबर क्या होता है, ये मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, ईसी क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप बराबर क्या होता है, जो हमारा ईसी मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी बराबर क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे लिख दिया पी अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या है, जो हमारा मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या है, किसमें जो लीनियर पोर्शन है जो स्टार्टिंग का, तो वो क्या डी एक्स अपॉन एल, इलास्टिक स्ट्रेन है, ये निकल के आएगी है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दिया पी बाई ए अपॉन डी एक्स अपॉन एल। अगर लॉन्ग टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ ईसी निकालूँ, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालूँ, या जो तुम्हारे ये जो क्रीप मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकालूँ लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए टोटल उसमें कितना निकल के आया, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कितना लॉन्ग टर्म के लिए कितनी निकल के आएगी। तो लॉन्ग टर्म के अंदर तो वो क्रीप कोफिशिएंट भी, जो स्ट्रेन है वो, जैसे मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी में क्या होता है हमारे स्ट्रेन भी कंसीडर होता है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर लॉन्ग टर्म के लिए निकालूंगा तो स्ट्रेन लॉन्ग टर्म में क्रीप वाला भी जुड़ जाएगा। तो इलास्टिक स्ट्रेन प्लस क्रीप स्ट्रेन, तो इन दोनों के जोड़ के जो टोटल स्ट्रेन होगा उसके थ्रू जो मैं निकालूंगा मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी होगा। कैसे निकालते हैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड इसे रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ ईसी कैसे निकालना, ईसी लॉन्ग टर्म के लिए ई सी एल, सी एल सफिक्स में, मतलब ई सी मतलब कंक्रीट का, एल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। तो ई सी एल बराबर क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन टोटल स्ट्रेन। स्ट्रेस तो वो जितना है, जितने स्ट्रेस की वजह से वो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, अपॉन टोटल स्ट्रेन। टोटल स्ट्रेन मतलब इलास्टिक स्ट्रेन प्लस क्रीप स्ट्रेन, अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम कितना क्रीप आ रहा है। तो इसको मैंने फर्दर फॉर्मूले में एक सेकेंड, इसको फर्दर मैंने फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुटअप किया। पुटअप करने के बाद क्या है, स्ट्रेस कितना है, फोर्स अपॉन एरिया, तो पी बाई ए, पी फोर्स है, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया है। इलास्टिक स्ट्रेन वही डी एक्स अपॉन एल, डी एक्स अपॉन एल कर लिया। और जो डी वाई मैक्स अपॉन है, ये क्या है, क्रीप स्ट्रेन है, क्रीप स्ट्रेन कर लिया। तो पी बाई ए, ये यहाँ से डी एक्स बाई एल कॉमन ले लिया। तो डी वाई मैक्स की बराबर क्या होता है, डी वाई मैक्स बराबर होता है थीटा इंटू डी एक्स। अभी हमने पीछे ड्राइव किया था, तो यहाँ पर थीटा इंटू डी एक्स रखूँगा, तो डी एक्स बाई एल कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, सिर्फ थीटा बचा। तो थीटा यहाँ पे निकल के आ गया, थीटा रह गया, ठीक है। तो ये कितना होगा, डी एक्स बाई एल ब्रैकेट में 1 प्लस थीटा। तो ई सी, ये ई सी एल के बराबर कितना होगा, ई सी अपॉन 1 प्लस थीटा। तो एक मिनट इसे रफ कर देता हूँ तो क्लियर समझ में आएगा। हाँ, तो ये क्या गया, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस अपॉन डी एक्स अपॉन एल। ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया क्या, एक मिनट ये तो मैं ऊपर करके दिखाता हूँ। रफ कर देते हैं। तो ये जो जैसे ही मैंने डी एक्स अपॉन डी एल कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा अंदर, 1 प्लस थीटा डी वाई मैक्स की जगह क्या रख दिया, थीटा डी एक्स, जो हमने पीछे डिराइव किया था वो रख दिया, ठीक है। अब ये जो पूरा टर्म है पी बाई ए अपॉन डी एक्स बाई एल, ये क्या है मेरा शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, कितना होता है ये वाला, पी ए बाई एल डी एक्स अपॉन एल, ये शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई सी, जिसकी वैल्यू कोड ने कितनी रिकमेंडेड की है, 5000 अंडर रूट एफ सी के। तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, एफ ई सी रख दिया, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी अपॉन नीचे 1 प्लस थीटा था, तो 1 प्लस थीटा निकल के आएगा। तो ये पूरा इस तरीके से हमारा क्या हुआ, डेरिवेशन हुआ। तो अब मेरा जो निकल के आएगा लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकल गया, वो कितना है, ई सी अपॉन 1 प्लस थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे, तो अगर इसी की जगह मैं क्या रख दूँ, जैसे कोड ने रिकमेंडेड की थी लीनियर रेंज के लिए, तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस और सीकेंड मॉडुलस तीनों सेम ही होते हैं। तो कोड ने क्या रिकमेंडेड किया, इसी की जगह 5000 अंडर रूट एफ सी के रख दी अपॉन 1 प्लस थीटा। तो ई सी एल निकल के आगे कितना, 5000 अंडर रूट एफ सी के 1 प्लस थीटा। तो थीटा क्या है, ये हमारा डिपेंड करता है टाइम, कितने टाइम के लिए हमारा क्रीप कोफिशिएंट निकालने हैं, क्रीप स्ट्रेन निकालने हैं कितने टाइम के लिए। तो इसकी कोफिशिएंट है, हम 7 डेज़ के लिए निकाल रहे
रहे हैं तो 2.2, और 28 डेज़ के लिए निकाल रहे हैं तो 1.6 के आसपास है, और 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो 1.1। तो टाइम टेकन इंडिपेंडेंट है, तो ये घटता जा रहा है क्योंकि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन घटती जा रही है। ठीक है, ये डिस्कस मैं कर ही चुका हूँ। अगर एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ तो एग्जांपल दे दिखा देता हूँ। कोई M50 ग्रेड की मैंने कंक्रीट ली, M50 ग्रेड की कंक्रीट ली, ये रही, और उसका जो मॉडल्स ऑफ वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होती है FC की, कितनी होती है M15 की होती है 15। तो यहाँ पे क्या हो गया, 15 रख ली, अरे यहाँ 20 M50 नहीं M25 लिया हमने यहाँ पे, तो गलत लिख रखा है। तो यहाँ पे ये क्या है, M25 है, M50 नहीं है। M25 ग्रेड की कंक्रीट ली FC के, उसका कितना होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 25 लिखिए तो कितना निकल गया है 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये निकल के आ गया। अब ये जो निकल के आ गया है, ये जो 5,000 वैल्यू कितनी है 25,000 निकल के आ गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। तो डिवाइडेड बाई क्या कर दिया 1 प्लस थीटा, तो वो थीटा की वैल्यू डिपेंड करिए कितने टाइम के लिए निकाल रहे हो। अगर मैं कितने 28 डेज़ के लिए निकाल रहा हूँ तो कितना रख लिया 1.6, और अगर 7 डेज़ के लिए निकाल रहा होता तो 2.2 लेके चलता। तो डिफरेंट है, तो उसके लिए हिसाब से क्या निकालना लिखा हूँ। तो ये जो वैल्यू होंगी क्रीप कोफिशिएंट, ये बाई कोड है, क्लोज नंबर 6.2.5 पे तुम्हें मिल जाएंगे, यहाँ पे रिटन है कोड पे, इस जगह तुम्हें मिल जाएंगी। तो यहाँ से जो अगर मैं 28 डेज़ के लिए निकाल रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म मॉडल्स ऑफ वेलोसिटी इस तरीके से मेरा क्या निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ तो मैं ये समझ में आ गया होगा क्रीप किस तरीके से होता है। क्रीप एक बार अगर समराइज़ करूँ इस सब चीज़ को, क्रीप क्या है, एक डेफॉर्मेशन है जो स्टैटिक लोडिंग के अंदर आता है और डिपेंड करता है कितने टाइम तक के लिए वो लोडिंग है। तो टाइम डिपेंडेंट डेफॉर्मेशन है और अंडर स्टैटिक लोडिंग, अगर एक कस्टमाइज वे में से बात करें। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर इसकी बात करें तो क्रीप जो कोफिशिएंट होता है, जो क्रीप स्ट्रेन निकालना होता है वो क्या होता है, जो टोटल स्ट्रेन निकल के आया, जो क्रीप डेफॉर्मेशन निकल के आई है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो उससे हमारा क्रीप स्ट्रेन निकल के आता है। क्रीप स्ट्रेन निकलने के बाद हम एक कोफिशिएंट निकालते हैं, क्रीप कोफिशिएंट। उसको कोफिशिएंट डिपेंड करता है हमारे किस पे कि कितने टाइम के लिए लोडेंगे, और उसकी सहायता से हम क्या निकालते हैं, लॉन्ग टर्म मॉड्यूल्स ऑफ वेलोसिटी। तो दो तरह की मॉड्यूल्स ऑफ वेलोसिटी आ गई हमारी। एक तो होती है शॉर्ट ड्यूरेशन के, जहाँ लीनियर रेंज के लिए हम बात करते हैं, जिसमें डिफॉर्मेशन क्या है, सिर्फ स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो कोड ने भी एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है। एक मॉड्यूल्स ऑफ वेलोसिटी होती है जो लॉन्ग ड्यूरेशन की, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब जिसमें क्रीप का इफेक्ट भी कंसीडर, क्रीप हो गया, श्रिंकेज हो गया, इनका इफेक्ट भी क्या है कंसीडर हो गया होता। तो वो कितनी निकल के आती है, ECL बराबर 5,000 अंडर रूट FC के अपन 1 प्लस थीटा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसे एक कर्व के फॉर्म में और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे क्रीप कर्व किस तरीके से, वैसे तो बता दिया है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मैंने क्या किया, सबसे पहले टाइम वेयर कंक्रीट मास, हाँ सबसे पहले टाइम वेयर कंक्रीट मास कास्टेड, मतलब मैंने कोई कंक्रीट का क्यूब या कुछ भी है उसको कास्ट किया, बना लिया। उसके बाद 28 डेज तक उसे क्या किया, उसे और तराई दी, क्यूरिंग की, और उसने अपनी पूरी डिज़ायर स्ट्रेंथ गेन कर ली। उसके बाद कंक्रीट मास लोडेड एट फर्स्ट टाइम, उस पर लोड लगाया। लोड लगाने के बाद क्या हुआ, जब लोड लगाया तो उसमें क्या स्ट्रेन आया। स्ट्रेन मैंने इस वाली एक्सिस पे स्ट्रेन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस जगह के कितने टाइम के लिए लगा रहा हूँ। तो जैसे ही लोड लगाया, लोड लगाने के कारण क्या है, उस पर कुछ स्ट्रेन आया। वो स्ट्रेन क्या होगा, इलास्टिक स्ट्रेन होगा लोडिंग की वजह, तो वो क्या होगा dx/L। उसके बाद वो स्ट्रेन मैंने क्या है, और वो 1 साल तक लगा के रखा। जो स्ट्रेन है वो कितने साल तक, 1 साल तक लगा के रखा, तो उसकी वजह से उसमें क्रीप स्ट्रेन भी आ गया। तो क्रीप स्ट्रेन कितना आ गया, dy/L। तो ये क्या क्रीप स्ट्रेन निकल के आ गया। तो टोटल अगर मैं 1 साल के लिए क्या निकालूंगा, अगर मैं टोटल 1 साल के लिए निकालने जा रहा हूँ लॉन्ग टर्म मॉड्यूल्स ऑफ वेलोसिटी, तो ECL कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा EC अपॉन 1 प्लस थीटा। तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 1 साल के लिए है तो 1.1 निकल के आ जाएगा। तो EC बराबर आ जाएगा 5,000 रूट FC करके निकल के आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया किस तरीके से तो वर्क करता है। अभी आगे बताता था, रफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये निकाल लिया 1 ईयर के लिए। अगर मैं बात करूँ 100 ईयर के लिए, 100 तक मेरा क्या लगभग 99% क्रीप मेरा पूरा डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो बाकी का जो बचा करा क्रीप है वो क्या होगा, 100 साल तक आ जाएगा। तो ये क्या होगा, क्रीप कोफिशिएंट, क्रीप जो स्ट्रेन है बढ़ डिफॉर्मेशन है या क्रीप स्ट्रेन है, क्रीप स्ट्रेन क्या इतना हो गया, पहले इतना था, कम था, अब 100 साल तक और थोड़ा बढ़ गया। धीमे धीमे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम है पर स्ट्रेंथ तो आएगा ना, तो इतना स्ट्रेन है। तो टोटल कितना हो गया, अगर मैं 100 साल बाद निकालूंगा तो कितना होगा, dy max/L प्लस
डी एक्स अपॉन एल, इलास्टिक स्ट्रेन प्लस ये क्रीप स्ट्रेन, ये दोनों स्ट्रेन मिल के आएंगे अगर मुझे लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिक निकाल के आनी है। तो ये कर्व है, ये कर्व क्या शो कर रहा है कि टाइम वर्सेस स्ट्रेन का कर्व है, जिसमें क्या बता रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इलास्टिक स्ट्रेन तो सेम रहेगा सबके लिए, इतना ही है, इसके लिए डी एक्स बाई एल आई, पर जो ये मेरा क्या है क्रीप स्ट्रेन है वो क्या कर रहा है और टाइम के साथ बढ़ रहा है। 1 साल के लिए इतना है, 5 साल के लिए थोड़ा और बढ़ा, 10 साल के लिए और बढ़ा, और 20 ईयर के लिए और बढ़ा, 50 ईयर के लिए और बढ़ा, और 100 ईयर के और बढ़ा, और उसके बाद ये बिल्कुल कांस्टेंट सा होता चलेगा। ऐसे दिख रहे हैं ना, यहाँ से पैराबोला का धीमे धीमे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर उसके बाद उसने कुछ टाइम के बाद एकदम कांस्टेंट फेस ले लिया, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि वो जो क्रीप है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन धीमे समय के साथ क्या है, कम होता जा रहा है, और 100 ईयर तक आते आते 99.9% क्रीप क्या है, आ चुका होता है। तो ये क्रीप कर्व है, किस तरीके से क्रीप आता है तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे एक कर्व और बता देता हूँ। इफ़ लोड इज़ रिमूव आफ्टर सम टाइम सेज फॉर 5 ईयर, अगर मैं बात करके चलूँ कुछ टाइम के लिए लोड को हटा दूँ 5 साल बाद, तो यहाँ पे थोड़ा आया इलास्टिक स्ट्रेन, उसके बाद ये प्लास्टिक स्ट्रेन आया, और उसके बाद मैंने लोड को हटा दिया। जब लोड को हटाया तो लोड हटाने के बाद क्या होगा, सबसे पहले जो इलास्टिक स्ट्रेन आया तो इलास्टिक मटेरियल क्या करता है, रिकवर करता है, अपनी पुरानी अवस्था में आने की कोशिश करता है। तो उसने क्या किया, पहले अपनी वापस आया, थोड़ा सा वापस आया अपनी इलास्टिक, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है रिकवर्ड इलास्टिक रिकवरी। तो जो इलास्टिक स्ट्रेन पहले आया था वो वापस अपनी शेप में आ गया, तो इलास्टिक स्ट्रेन रिकवर कर लिया। अब धीमे धीमे वो टाइम के साथ अगर मैं उसे लोडिंग दूँ काफ़ी टाइम तक, 10-12 सालों तक उसे लोडिंग नहीं दूँ, तो वो धीमे धीमे क्या है, जितना क्रीप उसने गेन किया था 5 सालों में, वो धीमे धीमे उस क्रीप को रिकवर करेगा वापस, जितना उसने अपनी लंबाई में चेंज किया था वापस, जितना चेंज किया था उससे वापस अपनी लंबाई में पाने की कोशिश करेगा, और धीमे धीमे पाता है। पर फिर भी उसमें थोड़ा बहुत या कुछ मात्रा में क्या है, एक क्रीप जो डिफॉर्मेशन हुआ था वो रह जाएगा। वो डिफॉर्मेशन क्या है, मेरी परमानेंट रहेगी, वो कभी अब हट नहीं सकती। तो यही वो शो कर रहा है कि पहले इलास्टिक रिकवरी हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा क्रीप रिकवरी भी होगी, और उसके बाद कुछ क्रीप रह जाएगा, वो क्रीप क्या है, कैन नॉट बी रिकवर, तो वो प्लास्टिक स्ट्रेन कहलाता है। तो इस तरीके से मैंने दोनों चीज़ बता दी कि किस तरीके से क्रीप स्ट्रेन आता है टाइम के साथ, हाँ, जैसे 100 ईयर तक लगभग 99% आता चला जाता है, और जैसे ही अगर लोडिंग हटाएं तो वो टाइम के साथ भी क्रीप रिकवरी भी होती है, पर पूरी रिकवरी नहीं हो पाती। तो ये सरकार वो यही शो कर रहा है, लोडिंग हटाने के बाद स्ट्रेस रिकवर तो होता है पर पूरा रिकवर हो नहीं पाता है। तो ये था हमारा क्रीप का कोएफिशिएंट किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी। अब एक कॉन्सेप्ट और है जो हमें बताना है, वो क्या है, जब हम अपनी लिमिटेड स्टेट मेथड से बीम की डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें जो कर्व यूज़ करना है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, स्ट्रेन कर्व होता है, तो उसके लिए पर्पस से इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहीं डिस्कस कर देता हूँ जिससे आगे दिक्कत नहीं आए। तो इसमें देखो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, दी कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी एक्जैक्टली सेम एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑब्टेन बाय यूनिवर्सल कंप्रेशन टेस्ट। मतलब ये कह रहा है जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ कंक्रीट की होती है ना, जब एक्चुअल स्ट्रक्चर बीम में अगर हमको कंक्रीट की बीम बनाई है उसे एक्चुअल स्ट्रक्चर में यूज़ करें, तो वो कभी भी कैन नॉट बी सेम, वो सेम नहीं हो सकते। अरे एक सेकेंड, वो कैन नॉट बी सेम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो इस तरीके की नहीं हो सकती जो हम यूनिवर्सल टेस्ट करते हैं ना, कंक्रीटिंग का ब्लॉक बना के क्यूब बनाया, उस पर कंप्रेसिव टेस्ट मशीन टेस्ट किया, वो भी यूनिवर्सल एक तरफ से लोड आया, और उसी मटेरियल के अगर मैं कोई बीम बनाऊँ और बीम बनाने के बाद उस पर लोडिंग लगा, लोडिंग तो उस पर एक तो यूनिवर्सल कंप्रेशन तो आएगा, उसके वजह कंबाइंड लोडिंग भी आती है, जो बेंडिंग वगैरह आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इस वजह से वो कह रहा है कि जो एक्चुअल जो टेस्ट किया हमने लोडिंग का किसमें, लैब में, वो सेम नहीं होता है, जो उसका बिहेवियर सेम नहीं होता जो एक्चुअल लोडिंग आता है जो स्ट्रक्चर पर, उसकी तरफ बिल्कुल सेम नहीं होता, काफ़ी उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस होता क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ लोडिंग ड्यूरेशन। एक तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे तो हम लोडिंग 10 मिनट के अंदर मेरा क्यों फेल हो जाता है, तो 10 मिनट के अंदर हमारा, और जब बीम है, बीम का तो डेड लोड है, वो तो काफ़ी सालों तक, जब तक स्ट्रक्चर लिए बना है 30 सालों के लिए लगा रहेगा, तो वहाँ पे क्रीप स्ट्रेन तो कंसीडर भी नहीं किया हुआ, तो वहाँ पे जो डिफॉर्मेशन है वो कंसीडर नहीं हुआ। तो एक तो ये इफेक्ट है जिसके कारण कि मैं बोल रहा हूँ ना कि जो एक्चुअल टेस्ट किया है वो डिफर होगा, जो प्रैक्टिकल में हम उसी अगर कंक्रीट का कोई बीम बना के यूज़ करेंगे। एक तो क्यों होगा, क्योंकि लोडिंग है दोनों में डिफरेंट होगी, लोडिंग ड्यूरेशन डिफरेंट होगी, वो 10 मिनट में ही फेल हो जाता है कि वो तो काफ़ी जब तक डिजाइन है तब तक रहेगी। दूसरा मेंबर साइज और डिपेंड करता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम तो क्यूब बना के यूज़ करते हैं, हमारे जितने भी स्पेसिफिकेशन है इंडिया में क्यूब बना करते हैं, पर अमेरिका स्टैंडर्ड सोसाइटी में क्या करते हैं, वो सिलेंडर बना के सिलेंडर का क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। तो तुम ये लगा लो, सिर्फ जब हम क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालें, सेम मटेरियल का अगर हम क्यूब बनाएं और एक का क्या बनाएं, सिलेंडर बनाएं, तो जो क्यूब की स्ट्रेंथ निकल के आती है वो 1.25
गुना आती है किसके, जो सिलेंडर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आती है। तो इससे तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि जब यहाँ पे जैसे ही साइज चेंज हो रहा है, डाया और हाइट चेंज हो रही है, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में भी क्या चेंजिंग हो रही है। तो इस वजह से वहाँ पे तो एक्चुअल में हम तो क्यूब यूज़ करते हैं, पर जो जनरली बीम यूज़ हो गई, स्लैब यूज़ है, कॉलम यूज़ है, कॉलम तो एकदम सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है ना, तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, और जो हम क्यूब से निकाल रहे हैं वो थोड़ी ज़्यादा होगी। तो एक ये चीज़ है जो जिसके कारण क्या हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल में हमारा जो यूज़ करते हैं वो जो मेटल यूज़ होगा, सेम मेटल यूज़ होगा, उसके जितने भी स्पेसिफिकेशन होंगे वो काफ़ी डिफरेंट हो, काफ़ी नहीं मतलब एक, पर हमें एक अंदाज़ा लग जाता है टेस्टिंग की, जो हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं कि एक अंदाज़ा लगता है कि जनरल किस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर बिहेव करेगा। पर काफ़ी डिफरेंस होंगे। डिफरेंस एक तो लोडिंग की वजह से होंगे, कितने कितने ड्यूरेशन के, दूसरा मेंबर साइज की वजह से कि किस साइज का मेंबर हम यूज़ करें, तीसरा स्ट्रेन ग्रेडियंट। स्ट्रेन ग्रेडियंट क्या है कि स्ट्रेन जैसे कि ड्यूरेशन लंबी है तो स्ट्रेन उसमें क्या है, 1 साल के लिए अगर लोडिंग है तो वो उसमें करीब कम होगा, और 100 साल के लिए करीब ज़्यादा होगा, तो वो स्ट्रेन भी क्या चेंज होता रहता है। तो इन सब के कारण की जो हम एक्चुअल लेबोरेटरी में टेस्ट करने से जो स्पेसिफिकेशन निकाले हैं, जो एनालिसिस की है, वो उससे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर पर लोडिंग आएगी वो काफ़ी डिफर होती है ड्यूरेशन के मामले में और साइज के मामले में। तो इस वजह से क्या करता है कोड, क्या कहता है कि द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज 0.85 टाइम्स द स्पेसिफिक सिलेंडर स्ट्रेंथ ऑफ द डिज़ाइन ऑफ आरसीसी मेंबर। मतलब जो तुम्हें कंक्रीट की स्ट्रेंथ लेनी है, जो क्यूब निकाला था ना, क्यूब टेस्ट किया था, उसकी जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ लेनी है वो कितनी लेनी है, वो 0.85 टाइम दी स्पेसिफाइड सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, जो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ आती है ना उसकी 0.85% लेनी। वही मैं बता रहा था कि क्योंकि स्ट्रेंथ 1.25 निकल के आती है ना, तो जो सिलेंडर स्ट्रेंथ आती है उसकी 0.85% लेके चलनी है। दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.67 टाइम्स द करेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ। तो ये जो अगर हम निकाल के आते हैं जो तो ओवरऑल कितनी निकल के आती है, 0.7 टाइम्स द करेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ। कैसे निकल के आती है, तो निकाल के मैं बता देता हूँ एक तरीके से। होता क्या है, मैंने क्या बताया कि जो मेरी एफ सी की होती है, एफ सी की होती है करेक्टर की स्ट्रेंथ होती है जो क्यूब की होती है, ठीक है। क्यूब की करेक्टर स्ट्रेंथ 1.25 टाइम्स ज़्यादा होती है किससे, जो ये मेरे सिलेंड्रिकल की क्यूब की स्ट्रेंथ होती है। तो वो कह रहा है कि ये जो फैक्टर हैं जैसे कि लोडिंग होगी, ड्यूरेशन होगी, मेंबर साइज होती है, इसकी वजह से जो एक्चुअल स्ट्रक्चर पर लोडिंग आती है वो अलग बिहेव करता है, और जो लेबोरेटरी से टेस्ट करते हैं वो अलग बिहेव करता है। तो ये थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, उसको एक सेफ्टी साइड पहुँचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ है उस जो सिलेंड्रिकल टेस्ट पे निकली है उसका 0.85 टाइम्स लेते हैं। अगर वो सिलेंडर से मतलब एफ सी जो सिलेंडर टेस्ट से निकल गई एफ सी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, तो उसका कितना लेंगे, 0.85 टाइम्स लेके चलते हैं, ठीक है। जो 0.85 टाइम्स लेके चलते हैं वो निकल के आता है क्यू की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है उसका 0.67 टाइम्स। तो वो कैसे निकल के आता है, कुछ इस तरीके। तो एफ सी की होती है, एफ सी की क्या होता है 1.25 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे, तो एक एफ सी के कितना 1.25 टाइम ज़्यादा होता है एफ सी, मतलब इसे मिटा देता हूँ एक सेकेंड, यहाँ से अच्छे से बताते हैं। हाँ, तो ये क्या है, जैसे कि मेरा एफ सी के है, ये क्यूब की स्ट्रेंथ है और बराबर है एफ सिलेंडर की स्ट्रेंथ है। तो ये क्या है, एफ जो क्यूब की स्ट्रेंथ है वो, अरे उल्टा लिख रहा हूँ, एक सेकेंड। जो क्यूब की स्ट्रेंथ है, जो मेरा क्यूब होता है, क्यूब की जो स्ट्रेंथ है क्यूब एफ सी के, वो क्या है 1.5 टाइम्स ज़्यादा होती है किससे, एफ सिलेंडर, जो सिलेंडर की स्ट्रेंथ है। तो इससे 1.25 टाइम्स ज़्यादा होती है, तो ये कितना हो गया, ज़्यादा होती है 1.25 टाइम्स, ठीक है। अब जो मैं एक्चुअल में ले रहा हूँ वो कितना ले रहा हूँ, 0.85 एफ सी ले रहा हूँ। 0.85 एफ सी लेने का रीज़न कितना है, रीज़न यही है कि मेरा जो एक्चुअल रेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग और मेंबर ऑफ साइज काफ़ी चेंज होते हैं ना। एक्चुअल लैब में तो हम लोडिंग कम ड्यूरेशन के लिए होती है और जो साइज भी होता है वो छोटा होता है, पर एक्चुअल में साइज भी बड़ा होता है, लोडिंग भी ज़्यादा टाइम होती है। उस फैक्टर को काउंटरेक्ट करने के लिए हम जो स्ट्रेंथ होती है उसको कम कर लेते हैं एज अ सेफर साइड करने के लिए। तो 0.85 निकाल के चलता हूँ। अगर मैं एफ सी के क्यूब स्ट्रेंथ निकालूंगा तो कितनी निकल गई, एफ सी के बराबर कितनी निकल गई, 0.85 अपॉन 1.25 इंटू एफ सी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है क्यूब की। तो ये जो टोटल एफ सी के निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, अप्रोक्स 0.67 एफ सी के निकल के आएगी, ठीक है। तो ये जो तुम पूरी एनालिसिस है तो वही ये इस तरीके से एनालिसिस होती है। तो
डिस्कस कर दिया है, वो तो इसी वजह से वो बता रहा है कि जो निकल के आएगी यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम जब लिमिट स्टेट मेथड से डिज़ाइन करोगे ना, पूरा कंक्रीट का बीम का भी डिज़ाइन करोगे, फ्लेक्सर मेंबर का भी, तो पॉइंट तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये यूज़ होगा, तो इस वजह से बता रहा हूँ। तो दिस कम्स आउट बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.67 टाइम द करेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ IS 456-2000. Also limit the failure restraint is 0.4 direct compression and 0.035 in flexion. तो इस चीज़ को भी है क्या, लिमिट कर देता है। डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए जो उसमें स्ट्रेन बता के चलता 0.002 और फ्लेक्सर के लिए 0.0035। तो ये तो मैंने बता ही दिया था शुरू में कि वही दिखाया था कि IS 456 ने किस तरीके से कोड लिया हुआ है मतलब कंक्रीटिंग का, तो वो भी डिस्कस करते हैं। तो आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, मॉड्यूलस वेलोसिटी एकदम पूरा डीप डिस्कस कर लिया है, क्रीप डिस्कस कर लिया, और जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं स्पेसिफिकेशन वो भी डिस्कस कर लिए। आज का यहीं ख़त्म करते हैं, आगे फिर मिलते हैं। गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।